एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, हम जो वीडियो आज वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है हु मेड द इंडियन न्यूज टॉक्सिक। सो फ्रेंड्स, चलते हैं जल्दी से और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। क्या भारत के न्यूज चैनल्स पर मारपीट आपको घृणा के बवंडर में घुमा रही है? क्या इतिहास है ऐसी घटनाओं का? क्या वर्तमान सरकार इसके पीछे है? The BJP has sold more and more Hindus on the idea that their way of life is under siege. इन इंसिडेंट्स के बढ़ने का कारण क्या है? क्या पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स होते थे? किन मुद्दों पर होती है ये मारपीट? क्या ये मुद्दे डिस्कस होने चाहिए? यदि हाँ, तो किस तरीके से? और कुछ लोगों के कहे अनुसार क्या ये इंसिडेंट्स भारत को रवांडा बना रहे हैं? पूरे इशू पर संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमन चोपड़ा के डिबेट शो में अचानक दो लोग हाथापाई करने लगे। नाम थे शोएब जमाई और सुबेही खान। कारण जानने के लिए पूरा एपिसोड देखा तो पता चला डिबेट 72 धूर नाम की जो फिल्म आ रही है उस पर हुई है, लेकिन उस पूरी डिबेट में ये लड़ाई कहीं होती हुई दिख नहीं रही थी। अमन चोपड़ा ने लिखा हुआ था कि ये वाला हिस्सा उन्होंने शो को एयर करने से पहले ही काट दिया था। थोड़ी देर और रुके तो एक दूसरी वीडियो वायरल होने लगी जिसमें पता चला कि ये कलेश जो था उसके पीछे का कारण क्या था। और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह के शादी करा रहे, वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम चलेगा। अब भाई कोई आपके बच्चे को जो आपकी शादी के बाद हुआ है उसे ही हराम कह देगा तो फिर ऐसा कलेश तो हो ही सकता है। इससे पहले भाई ने काजल हिंदुस्तान को ऑन एयर खोर कहा था। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक खोर टी राजा को कोड वर्ड में गाली दी थी। टी राजा की एम की बेसी, और ये वाला तो हम बोल नहीं सकते। और इस इंसिडेंट के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी साइड चुन ली थी। भाजपा को समर्थन करने वाले अधिकांश लोगों ने सुबेही खान का पक्ष लिया और कहा ऐसे लोग तो पिटने ही चाहिए। पर वहीं दूसरा पक्ष भी था। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने कहा अमन चोपड़ा जिस प्रकार की डिबेट कराते हैं उसके बाद तो बंदूक, गोली, कट्टा सब चल जाएगा। पर तगड़ी बात यह है कि यही सुरेंद्र राजपूत ने न्यूज़ 24 पे बैठ के दूसरे पैनलिस्ट पर ग्लास उठा के फेंक के मार दिया। फिर कुछ लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि शोएब जमाई को अरेस्ट किया जाना चाहिए। और जैसे ही अरेस्ट शोएब जमाई ट्रेंड करने लगा वैसे ही शोएब जमाई ने लिखा हिंदू से बढ़िया कोई दोस्त नहीं है और हिंदुस्तान से बढ़िया कोई मुल्क नहीं है। कमाल की बात यह है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ये 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान से, 25 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश से और 25 करोड़ इंडिया के मिलाकर अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा। ये कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान से भगवा का सफाया हो जाए। सुबेही खान ने एक ट्वीट किया, महिला आयोग और बाल आयोग को टैग कर दिया और डिबेट की पूरी जानकारी दी। कहा कि उनकी शादी हिंदू से हुई थी और इसीलिए उस शादी को जिना कहा जा रहा था। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना अर्थात इलिसिट सेक्सुअल अफेयर। साथ ही उनके बच्चे को हराम कहा गया क्योंकि वो एक हिंदू पति से हुआ था। अब शोएब जमाई को हराम का पूरा अर्थ समझाने के लिए महिला आयोग और बाल आयोग उनके पीछे लग गए हैं। शोएब के ऊपर मल्टीपल एफआईआर करा दी गई हैं। तगड़ी बात ये भी है कि अभी थोड़े दिन पहले ही शोएब जमाई खुद कह रहा था हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखाओ। रोकेंगे हमें? हिम्मत है, कर दीजिए एफआईआर। लेकिन एफआईआर होते ही शोएब ने तुरंत दूसरा ट्वीट किया कि इसके पीछे सब इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इसने भगवा लव ट्रैप की बात शुरू की। और फिर अंत में खुदा हाफिज लिखकर आगे फिर मुलाकात ना हो लिखकर इन्होंने सबको बाय बाय कर दिया। परंतु अहम बात यह है कि क्या यह झगड़ा केवल अमन चोपड़ा के शो में हुआ या पहले भी ऐसा हो चुका है? तो इस प्रकार की जो नूरा कुश्ती है उसके प्रीवियस एग्जाम्पल्स थे। तो जी, शोएब जमाई का मुद्दा कोई पहला मुद्दा नहीं है। जब ये बात वर्बल आर्गुमेंट से लात घूंसों तक पहुंच गई है। 13 जनवरी 2017 को न्यूज़ नेशन पर एक बड़ा युद्ध छिड़ा था।
और ये ओम, जिसके नाम के आगे स्वामी लगाना बेवकूफ़ी है, ये इसका कोई पहला और आखिरी इंसिडेंट नहीं था। एक दूसरे मामले में इसका पंगा एक महिला से हो गया। भाई ये क्या? और एक तीसरे मामले में ये एक बुजुर्ग महिला से भिड़ गया था। इन घटनाओं के अलावा एक इंसिडेंट में एक मौलाना ने टीवी पर सरेआम एक महिला को पीटा। भाई ये क्या हो रहा है? और इन मौलानाओं ने तो पूरा ठेका ही ले लिया है ऐसे लड़ने का। और ये नूरा कुश्ती केवल हिंदी न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखा रहे, तेलुगु न्यूज़ चैनल का उदाहरण देखिए। और बात केवल नकली मुल्ला मौलविया के ढोंगी स्वामी तक नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन तक लाइव टीवी पर ऐसे झगड़े हैं। हद हो गई है, मतलब ये तो कॉमेडी सर्कस से भी ऊपर है। वो बैठ गए हैं। पहले ये सारी बातें पाकिस्तानी टीवी का अंग अच्छा, पहले पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस होता था, अब इंडिया वर्सेस इंडिया ही हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं ये कॉल, ये देख। किन मुद्दों पर हुई हैं ये लड़ाइयाँ और क्या मीडिया का भी इसमें योगदान है? तो मुख्य रूप से यदि देखें, इस प्रकार की नूरा कुश्ती डिबेट्स में दो टॉपिक्स पर अधिक हुई है। एक, कोई पॉलिटिकल इश्ट का मजाक उड़ाना, जो संजय निरुपम और संबित पात्रा के केस में हुआ था। और दूसरा, जब डिबेट रिलीजियस होती है और एक बिलीफ सिस्टम दूसरे बिलीफ सिस्टम को गलत बता देता है और गलत कोट कर देता है, जैसे शुभ्राष्ट्रा और मौलाना के केस में हुआ था, जब मौलाना वेदों को गलत कोट कर रहा है। मौलाना काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट की वकील पर हाथ उठा दिया, और जिस दिन मौलाना काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट की वकील पर हाथ उठाया था, उस दिन का टॉपिक था हलाल। 2022 में रामनवमी हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी में राम भक्तों पर मस्जिदों से पथराव हुआ और टीवी पर इसी मुद्दे के ऊपर डिबेट हुई। तो शोएब जमई ने टीवी पर कह दिया संबित पात्रा को सड़क पर मारे। अधिकतर देखा यही गया है कि ये लड़ाई रिलीजियस डिबेट्स में अधिक हुई है, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है नुपुर शर्मा की डिबेट, जिसकी पूरी डिटेल्स आप ढंग से जानते हैं। और इस एक डिबेट से पूरा डिबेट शो ही नहीं, पूरा देश हिल गया। अब प्रश्न ये है कि क्या मीडिया टीआरपी के लिए ये सब कराती है? तो अमन चोपड़ा वाले केस में तो लड़ाई ऑन एयर गई ही नहीं, पहले ही काट छांट के डिबेट को ऑन एयर किया गया। तो शोएब जमई, सुबोही खान के केस में टीआरपी वाला रीज़न नहीं लगता, लेकिन हर बार टीआरपी कमाने के मौके को गवा दिया जाए ऐसा भी नहीं होता। जी हिंदुस्तान पर मौलाना ने महिला को मारा, तो जी हिंदुस्तान ने उस लड़ाई का एक पूरा शो दोबारा बनाया और उसमें पूरी डिबेट दोबारा दिखाई। डिबेट के उस मुद्दे को समझे, इसलिए बहस का वो हिस्सा बिना काट छाट के हम आपके सामने रख रहे हैं। सुधीर चौधरी ने जी पर भाजपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसका एक पूरा डीएनए टेस्ट अलग से कर दिया। लेकिन शनिवार को इसी शो में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई, जो कि बहुत दुखद बात है। तो बेसिकली ये चैनल और चैनल के एंकर के ऊपर है कि वो इसमें टीआरपी खोजता है या नहीं खोजता, क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने तो पार्लियामेंट में टेरर अटैक में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी खोज ली। You know, we are like vultures. We feed on these moments. उधर से एक वर्ग विशेष ये कह रहा है कि गोदी मीडिया दो समुदायों में नफरत फैलाती है और इसीलिए डिबेट शोज में इस प्रकार की हरकतें बढ़ रही है। पर क्या दूसरे साइड की मीडिया ऐसा कुछ नहीं करती? तो रवीश कुमार सीएए के समय एनडीटीवी के स्टूडियो में बैठकर लोगों को डिटेंशन सेंटर का डर दिखा रहे थे। अभी के ही स्तर पर अगर सेना के पूर्व अधिकारी को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जा रहा है, अगर ऐसी एक भी नाइंसाफी हो गई जिसकी जवाबदेही किस पर हो? और इन डिटेंशन सेंटर्स को हिटलर के कैंप के साथ जोड़कर दिखाते हैं। नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात, असम कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो। और फिर लोगों को मजबूर कर रहे थे सड़कों पर उतरने के लिए, लेकिन थोड़ी सभ्य भाषा के प्रयोग से। क्या आपको वाकई आपके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं चाहिए? तो भाई इस सब के बाद दिल्ली में दंगे हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है?
आपको टीवी पे बैठ के बताया जाता है कि देश में अल्पसंख्यक, दलित और संविधान सब खतरे में। माइनॉरिटीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज है, दलित्स तो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, लेकिन इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी एंडेंजर्ड है। किसी बहुसंख्यक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो उसका धर्म बताना गलत है, परंतु यदि लड़की दलित है तो ये बताना अति आवश्यक हो जाता है कि लड़की दलित है। हरियाणा के भगाना में 4 दलित लड़कियों के साथ पर क्यों चुप रह जाते हैं? और यदि लड़की सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी से है तो उसे सीधे रूप से लिखकर बताया जाएगा, देखो देखो लड़की किस समुदाय से है। परंतु क्या ऐसा करके ये सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को भड़का नहीं रहे हैं? अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं क्या ऐसे इंसिडेंट्स 2014 से पहले भी होते थे। मोदी विरोधियों का कहना है कि ये टीवी पर घृणा नरेंद्र मोदी के आने के बाद बढ़ी है। मोदी समर्थक कहते हैं कि ये पहले से ही है। सत्य के लिए आपको टीवी के इतिहास में झांकना पड़ेगा और आप पाएंगे कि न्यूज़ पर मारपीट के इंसिडेंट सच में 2014 से पहले कम थे। पर क्या इसका मतलब ये कि घृणा नहीं है? तो जी 2014 से पहले घृणा का स्वरूप अलग था। पहले कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को जस्टिफाई करने की घृणा थी। They had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. हिंदू जैसे शब्द ग्लैमराइज किए जाते थे टीवी पर और पॉलिटिशियंस द्वारा। Debating Hindu terror, हिंदू, भगवा, आतंकवाद। पर दूसरे रिलीजन के बारे में ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। should not be basically considered on the basis of religion or anything. कसाब को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का आदमी बताया जाता था। एनडीटीवी ने पता नहीं कितनी ही डिबेट्स केवल भगवा आतंकवाद पर की। तो घृणा तो थी, पर भारतीय मेजॉरिटी का या पैनलिस्ट का इस पर रिटेलिएशन नहीं आता, जिस कारण हाथापाई की स्थिति नहीं आती। पर रिटेलिएशन क्यों नहीं आता? उदाहरण से देखते हैं। एनडीटीवी के ऊपर हिंदू टेरर पर सालों पहले हुई इस डिबेट में 4 पैनलिस्ट थे। संबित पात्रा इस टॉपिक के विरोध में थे और बाकी 3 पैनलिस्ट सटल वे में संबित के विरोध में और इनडायरेक्टली टॉपिक के पक्ष में थे। 4 लोग वर्सेस 1 बंदा, हाथापाई का चांस ही कहाँ रहता है? दूसरी ओर हिंदू सब्जेक्ट्स का ऐसी डिबेट्स में स्टैंड जो है वो इंटेलेक्चुअल देखा गया है, मस्कुलर स्टैंड नहीं। इसके विपरीत अल्पसंख्यक पक्ष पर या फिर इस्लामिक टेरर पर डिबेट्स नॉर्मली नहीं होती थी। उस समय की जो डिबेट्स अवेलेबल हैं उसमें आपको मुस्लिम पक्ष की सफाई अधिक दिखेगी, कटाक्ष नहीं। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दें तो फॉर एग्जाम्पल 26/11 और हिंदू टेरर, ये डिबेट एनडीटीवी ने करवाई थी। चारों लोग डिबेट में एक ही पक्ष में थे। लड़ाई क्या हुई? पर अब ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं? तो जी पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे जिन डिबेट्स में मारपीट हुई थी अधिकांश मुद्दे रिलीजियस थे। टीवी पर डिबेट्स 72 हूरों, हलाला, 3 तलाक, लव जिहाद जैसे टॉपिक्स पर हुई। फिराक और परदानिया जैसी फिल्मों पर आपको हीटेड डिबेट्स नहीं मिलेंगी, पर कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर हीटेड डिबेट्स हुई, ये कहकर कि एक समुदाय विशेष को गलत दिखाया गया है। ये शुरुआत के सीन में जो महिला दिखाई गई है और आखिरी के सीन में जो टोपी वाला अच्छा मुसलमान दिखाया गया है, ये वारिस पठान को नजर क्यों नहीं आया? और इन डिबेट्स को 2 प्रकार के लोगों में बांटा जाता है। एक धड़ा इन मुद्दों के पक्ष में बोलने वाला होता है और दूसरा धड़ा इन मुद्दों के विपक्ष में। दोनों की संख्या बराबर रखी जाती है तो लड़ाई या मारपीट के चांस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जब 72 हूरों, हलाला या 3 तलाक पर डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स या फिर क्रिटिसिज्म होता है तो ये समुदाय विशेष की रिलीजियस किताबों के खिलाफ जाता है और रिलीजियस किताब के अल तौबा 9:29 में ऐसे लोगों से लड़ने के लिए कहा गया है। तो बात हाथापाई तक भी पहुंच जाती है। घृणा जो थी वो पहले भी थी और आज भी है, बस डिबेट्स के सब्जेक्ट में भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के टॉपिक्स भी डिस्कस होने लग गए हैं और इसी वजह से हाथापाई के इंसिडेंट्स भी बढ़े हैं। परंतु इस आर्ग्यूमेंट को जनरलाइज करना सही नहीं है, क्योंकि पाखंडी स्वामी का उदाहरण भी हमने देखा है इसी वीडियो में। बट स्टिल ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। कुछ चैनल भारत में नाजियों के डिटेंशन कैंप्स दिखाएंगे आपको और कुछ भारत में तालिबान। भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के टॉपिक्स के डिबेट शो होना हाथापाई बढ़ने का एक कारण प्रतीत होता है। तो क्या ऐसी डिबेट्स नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? आगे 2014 के पहले और बाद का डिफरेंस आपने देख लिया, तो क्या ये जो डिबेट्स हैं जो हलाला, लव जिहाद, 72 हुरे जैसे टॉपिक पे हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए? तो भाई इसका उत्तर है होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो 72 हुरों से मिलने के लिए जिहाद का रास्ता अपना लेते हैं। शादी की कोई ख्वाहिश नहीं? 72 हुरे इंतजार कर रही हैं यहाँ की एक
को लेके क्या करना। क्या हलाला एक अच्छा ट्रेडिशन है जिससे महिलाओं का भला हो रहा है? अब ये कह रहे हैं कि जो है हम कर लेंगे, हलाला कर लो हमारे साथ और हम फिर से कर लेंगे अपने लड़के के साथ। ससुर हमारे। तो फिर इस पर डिबेट होना कितना गलत है? या लव जिहाद, आज ही गंगोत्री से एक लव जिहाद का केस आया है और ऐसे हजारों केस हर वर्ष आते हैं पूरे विश्व से। तो क्या इस पर चर्चा हो जाए वो गलत है? तो हमारा मानना है कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होता जिस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। जिस देश में हिंदू आतंकवाद पर अनेकों डिबेट्स हो चुकी हों, उस देश में तो भाई किसी भी टॉपिक पर डिबेट हो जानी चाहिए, क्योंकि यदि मीडिया टॉपिक्स को नहीं उठाएगा तो अधिक चांस है राइट्स होने के और बार बार होने के। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल। वर्ष 2016 मालदा में कमलेश तिवारी के बयान के बाद प्रोटेस्ट में दंगा हो जाता है और मीडिया इसे कवर नहीं करता, जिस पर राजदीप सरदेसाई कहते हैं क्योंकि मालदा दिल्ली से बहुत दूर था इसलिए कवर नहीं किया। फिर वेस्ट बंगाल में एक हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है 2016 में ही, उन पर अटैक हो जाता है और फिर से दंगे हो जाते हैं, लेकिन मीडिया फिर से इसे इग्नोर करता है। जनवरी 2021 से जून 2022 तक 65 कम्युनल वायलेंस के केसेस आते हैं वेस्ट बंगाल में और ऐसा आरटीआई कहती है। और इस विषय पर लोगों को पता भी नहीं होता। जब तक भाई चर्चा ही नहीं होगी, डिबेट ही नहीं होगी, तो लोग जागरूक कैसे होंगे? लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि चर्चा कैसी होनी चाहिए। एक्स मुस्लिम ग्रुप्स इंडिया टीवी पर आता है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करता है कुछ मौलवियों के साथ। एक्स मुस्लिम शालीनता से बात कर रहे थे, एटलीस्ट टीवी पर तो शालीनता से ही बात कर रहे थे, और मौलवी बदतमीजी से। हम लोग चल रहे हैं जाति वफाद की खातिर, हम लोग अब ये शो देखो टीवी डिबेट्स में यही शालीनता होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स के साथ, अदरवाइज लड़ाई होगी ही होगी। क्या सरकार का हाथ होता है इस प्रकार की डिबेट्स या ऐसे प्रोग्राम्स के पीछे? वो आगे देखते हैं। 72 हूरों के चक्कर में लोग फट रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार लड़कियां बन रही हैं, हलाला ट्रिपल तलाक ने महिलाओं की स्थिति गंभीर की है भारत के कई क्षेत्रों में। तो इन टॉपिक्स पर डिबेट होनी चाहिए, पर इंटेलेक्चुअल। अगर एक मदरसा छाप मौलवी या पाखंडी को बुलाकर डिबेट होगी तो यही सब होगा, क्योंकि इन डिबेट्स में बोले गए शब्द अच्छे नहीं हैं। कभी रेडियो रवांडा में ऐसे शब्द बोले जाते थे। इन शब्दों का प्रभाव रवांडा का नरसंहार था। भारत में ये संभावना ना के बराबर है। कारण जानने के लिए एक पूरा वीडियो चाहिए, क्योंकि इसे इतिहास से जोड़ना पड़ेगा और एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ेगा। पर फिर भी ऐसे शब्दों को टीवी पर आने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़ते हो उसका 10% भी याद नहीं रहता है आपको, पर जो आप देखने के साथ सुनते हो उसका 50% असर मस्तिष्क पर होता है। ये रिसर्च है। इसीलिए डिबेट्स इंटेलेक्चुअल हों तो उनका प्रभाव सुधार के रूप में दिखेगा आपको समाज के भीतर, देश के भीतर। और इसका इनिशिएटिव अल्पसंख्यक पक्ष को ही लेना पड़ेगा। क्या मोदी सरकार का प्रभाव है ऐसी डिबेट्स के पीछे? तो जी, पर्दे के पीछे क्या होता है किसी को नहीं पता, पर मोदी गवर्नमेंट इन डिबेट्स के पीछे उतनी ही मानी जा सकती है जितनी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हिंदू टेरर डिबेट्स के पीछे थी। दोनों को ऐसी डिबेट्स का फायदा कदाचित होता है। कंक्लूजन केवल यही है कि यह घृणा हमेशा से टीवी पर थी। दूरदर्शन काल को छोड़ दें तो पहले एक पक्ष पर डिबेट होती थी, अब दूसरा पक्ष भी लपेटे में आ गया है। दोनों पक्षों पर होती है अब डिबेट। मीडिया को इससे टीआरपी मिलती है और पॉलिटिशियंस को वोट। ये डिबेट्स होनी चाहिए, पर इंटेलेक्चुअली। रेडिकल लोग डिबेट्स का पार्ट नहीं होनी चाहिए। अपनी राय इस मुद्दे पर आप कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। शेयर नहीं करेंगे इस वीडियो को तो इस घृणा का शिकार हम सब बनने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसा सच बनाने का मोटिवेशन मिले हम लोगों को। सपोर्ट कीजिए चैनल को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिससे चैनल जीवित रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है। ये वीडियो अच्छा लगा है तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो और भी अच्छा लगने वाला है, बिना देखे मत जाइएगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। तो ये भी वीडियो एंड होता है दोस्तों। देखा आपने कि ये टॉपिक सब आजकल तो ऐसे रेज हो रहे हैं और फाइट्स इस तरह से हो रही हैं कि आजकल हालात भी ऐसे हो गए हैं कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं। सिर्फ जहाँ तक मुझे आइडिया है तो ये ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती हैं या तो पॉलिटिक्स आपस में ही लड़ते हैं अपोजिट पार्टी, या फिर जो है वो मज़हब और इस्लाम और हिंदुज़म इसके बीच में जो है ना वो डिबेट होते हुए लड़ाई हो जाती है। डिबेट होनी चाहिए, बुराई नहीं है डिबेट होने में। डिबेट करें, कोई टॉपिक को हाईलाइट करें ताकि अवेयरनेस हो लोगों में, लेकिन आप उसको बिल्कुल ही अगर आप वन साइडेड लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप
इस तरह से डिबेट करें कि सामने वाले को समझ आए, लड़ाई ना करे, इतना आप उसको जख्म को मत छेड़ दें कि वो चीखें मारना शुरू हो जाए। एनीवेज ये कह रहे हैं कि 2014 जो है उसके बाद से इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और तो और लड़ाइयाँ भी ज्यादा मीडिया में हो रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे याद आया कि हमारे पाकिस्तान में एक बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और जब भी कभी मोदी जी का नाम लिया जाता है विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उनको कहा जाता है कि भाई मोदी जी जो हैं वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, मतलब ऐसा सुनने में आता है। और इस वीडियो में भी जो है वो वही सेम चीजें जो हैं वो मतलब बताई गई हैं। वैसे मोदी जी ने सबको सपोर्ट किया है, सबको हेल्प किया है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख जितने भी हैं सबको इक्वालिटी के साथ। लेकिन उसके अलावा अगर हट के देखें तो गुजरात में सुनने में आ रहा है कि वहां पर इंसिडेंट भी हुआ था। तो अब मुझे जहां तक लग रहा है तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जी के आने के बाद ये इशू ज्यादा रेज हुए हैं, मुस्लिम के अगेंस्ट ज्यादा बोला जा रहा है, माइट बी, और इसी वजह से ज्यादातर जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि डिबेट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए, दूसरों के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट ना हो, और उनको अक्ल भी आ जाए, वो समझाओ इस तरह से समझ भी आए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। बाकी जो है वो लड़ाइयों से बेहतर है कि पोलाइटली डिस्कशन की जाए। और तो और आज के दौर में मैंने ये देखा है कि कुछ लोग लड़ाइयाँ इस वजह से भी करते हैं, और जो न्यूज़ में मेन स्ट्रीम करने वाले होते हैं उनका शायद उनका यही होता है कि कुछ ऐसी हो जाए चीज जिससे हमारा शो हाईलाइट हो जाए। तो ये चीजें भी इस तरह की देखने को मिलती हैं। तो मतलब बहुत कुछ है इस तरह की चीजें हाईलाइट करने का। तो मोदी जी को कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये भी नेगेटिव वे में भी शो किया जा रहा है, जबकि मैंने उनको जितना जाना है, देखा है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए वो टॉप प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड में आते हैं, और उनको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और अगर वाकई में वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट होते तो आई डोंट थिंक कि उनको कोई मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट करती, या उनकी जो है वो आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को जो है वो पसंद करती। तो एनीवेज ओवरऑल बस यही कहूँगी कि जो है ना लोगों में ना सब्र ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर टीवी एक्टर जो हैं, टीवी जो पैनलिस्ट हैं, उन लोगों का भी काफ़ी हद तक रोल होता है इस तरह की चीज़ों में। वो तेल में आग में तेल डालते रहते हैं ताकि और आग भड़कती जाए, तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आजकल मूवीज़ भी तो इस तरह की आ रही हैं, द केरला स्टोरी, द कश्मीरी फाइल्स। तो ये इसका सिंपल सा मतलब यही बनता है कि ये जो है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, ये सारा टॉपिक चल रहा है। तो अभी गदर मूवी आई तो उसमें भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इसी तरह के टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादातर चलते भी हैं, आवाम देखती है, पब्लिक देखती है। तो इसी वजह से शायद वो लोग भी, न्यूज़ वाले जो हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो गाइस क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे तो बड़ा ही फनी सा लगता है कि यार ये कॉमेडी सर्कस बना हुआ है, अच्छा खासा सिस्टम है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करके जो है वो तमाशा बना देते हैं। तो आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।